नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं हूं प्रवीण बंसल और हम पढ़ रहे हैं कक्षा 11वीं लेखा शास्त्र। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 8 विनिमय विपत्र, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो चलिए शुरू करते हैं। व्यापार में माल का क्रय एवं विक्रय नगद और उधार पर किया जाता है। यदि माल का क्रय अथवा विक्रय नगद होता है तो ऐसी स्थिति में भुगतान तत्काल कर दिया जाता है, परंतु यदि व्यापारी उधार लेन देन करता है और सौदों का मूल्य तुरंत ना चुकाकर भविष्य में चुकाता है तो ऐसी स्थिति में भावी भुगतान की समस्या का समाधान साख पत्रों के प्रयोग से संभव होता है। साख पत्रों के इस प्रक्रिया के अंतर्गत माल खरीदने वाला व्यक्ति माल बेचने वाले व्यक्ति को एक निश्चित अवधि में भुगतान करने का आश्वासन देता है। पुराने समय में यह सब हुंडी बनाकर पूरा होता था, परंतु अब इसको बिल्स ऑफ एक्सचेंज का नाम दिया गया है, विनिमय विपत्र। देखिए, भारतीय पराक्रम्य विलेख अधिनियम 1881 के अनुसार विनिमय विपत्र की परिभाषा इस प्रकार है। विनिमय विपत्र एक शर्त रहित लिखित आज्ञा पत्र है, शर्त रहित, जिसमें लिखने वाला किसी व्यक्ति को यह आज्ञा देता है कि वह निश्चित राशि या तो स्वयं उसे या उसकी आज्ञा अनुसार किसी अन्य व्यक्ति को उस विनिमय विपत्र के धारक को मांगने पर या निश्चित अवधि के समाप्ति पर दे। मतलब, यदि ए ने बी को कुछ सामान बेचा है तो ए बी को यह आज्ञा देता है कि इस सामान को बेचने के जो पैसे बनते हैं उस पैसे को देने के लिए आप मुझे लिखित रूप में एक पत्र दीजिए, या ए उस पत्र को लिखता है जिसमें वह आज्ञा देता है कि आप मुझे इतने पैसे इस समय के बाद देंगे, या तो मुझे देंगे या मेरे कहे अनुसार सी को देंगे, या तो पैसा आप मुझे देंगे या मेरे द्वारा बताए गए किसी दूसरे शख्स को देंगे जिसके पास वह बिल मिलेगा। इसे कहते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज। यह लिखा किसने? सामान बेचने वाले ने। विनिमय विपत्र, इसकी कुछ विशेषताएं हैं जो इस प्रकार है। विनिमय विपत्र लिखित होता है, इसमें राशि का भुगतान करना होता है और यह भी इस विपत्र में साफ तौर पे लिखा होगा। इसमें शर्त रहित आज्ञा होती है, शर्त रहित। इसमें विपत्र लिखने वाले के हस्ताक्षर होते हैं। विनिमय विपत्र में लिखित राशि निश्चित होती है। विनिमय विपत्र से भुगतान की तिथि भी निश्चित होती है। इस विपत्र द्वारा उस व्यक्ति विशेष को आज्ञा दी जाती है जिसके नाम पर विनिमय विपत्र लिखा जाता है। ए ने बी को सामान बेचा तो ए बी को आज्ञा देगा। इसमें लिखित निश्चित राशि मांग कर दे अथवा निश्चित समय के बाद दी जाती है। समय निर्धारित किया जाता है। अधिनियम के अनुसार इस विलेख पर मुद्रांक होना अनिवार्य है, स्टैंप। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज लिखने वाले दो शख्स जो भी इसमें जुड़े हुए हैं उन्हें हम क्या क्या कहकर बुलाते हैं। बिल कर्ता या आहर्ता, यह व्यक्ति जो विपत्र लिखता है
मतलब सामान बेचने वाला, तथा उस पर अपने हस्ताक्षर करके एक निश्चित राशि के भुगतान का आदेश देता है। यह व्यक्ति विशेष प्राय माल का विक्रेता या लेनदार होता है। मतलब सामान बेचने वाला या जिसने पैसा लेना है वह व्यक्ति बिल करता कहलाता है। अंग्रेजी में हम इसको ड्रॉर भी कहते हैं। मतलब ए ने अगर बी को सामान बेचा तो ए है ड्रॉर। दूसरा, स्वीकारकर्ता या फिर आहार्य। जिस व्यक्ति पर विनिमय विपत्र लिखा जाता है, अर्थात वह व्यक्ति जिसे एक निश्चित राशि के भुगतान का आदेश दिया जाता है, उसे स्वीकारकर्ता कहते हैं। यह व्यक्ति माल का क्रेता मतलब सामान खरीदने वाला या देनदार, देनदार मतलब जिसने पैसा देना है। अब तीसरा पक्षकार है पाने वाला। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, पाने वाला शख्स कोई और भी हो सकता है। वह व्यक्ति जिसे विपत्र का भुगतान मिलता है। ए ने बी को सामान बेचा, ए ने एक विपत्र बनाया और वह विपत्र उसने सी को दे दिया और कहा कि मेरी जगह बी से पैसा सी ले लेगा। अब पैसे की प्राप्ति सी करेगा, इसलिए सी हुआ यहां पाने वाला। अब यहां सवाल यह है कि ए ने सी को बिल क्यों दिया? जरूर ए ने सी से कर्जा लिया होगा और ए सी को कर्जा नहीं चुका पा रहा, तो कर्जा चुकाने के लिए ए ने पैसों का भुगतान करने की जगह बिल ही सी को दे दिया है और अब सी बी से पैसा लेगा। तो आप देखिए, ए ने बी को सामान बेचा, परंतु ए ने बिल सी को दिया और सी बी से यह सामान के पैसे लेगा। तो यहां पैसों की प्राप्ति करी सी ने, तो पाने वाला हुआ सी। तो पैसों की प्राप्ति करने वाला है पाने वाला, जो ए भी हो सकता है और सी भी हो सकता है। तो यह है विनिमय विपत्र के पक्षकार। चलिए आगे बढ़ते हैं एक और परिभाषा के साथ, जिसका नाम है प्रतिज्ञा पत्र। भारतीय पराक्रम्य विलेख अधिनियम 1881 के अनुसार प्रतिज्ञा पत्र एक लिखित हस्ताक्षर सहित विपत्र है जिसको लिखने वाला बिना शर्त के एक निश्चित राशि किसी व्यक्ति को अथवा उसके आदेश अनुसार किसी अन्य व्यक्ति को अथवा उस विपत्र के धारक को देने की प्रतिज्ञा करता है। मतलब भुगतान करने वाला शख्स यहां प्रतिज्ञा करता है कि मैं पैसा चुका दूंगा। सामान बेचने वाला विपत्र नहीं लिखता, सामान खरीदने वाला यह प्रतिज्ञा करता है कि वह पैसों का भुगतान कर देगा। किसको? सामान बेचने वाले को, या सामान बेचने वाले शख्स द्वारा बताए गए किसी तीसरे इंसान को, या उस विपत्र के धारक को वह भुगतान कर देगा। ऐसा विपत्र प्रतिज्ञा पत्र कहलाता है, प्रॉमिसरी नोट। तो चलिए देखते हैं कि इस तरह के विनिमय विपत्र लेखा शास्त्र में किस तरह से लिखे जाते हैं। देखते हैं रोजनामचा मतलब जर्नल में इनकी एंट्री किस तरह की जाती है। जर्नल एंट्री को समझने के लिए हम एक उदाहरण करेंगे जिसमें एक शख्स किसी दूसरे को सामान बेचेगा और बिल्स ऑफ एक्सचेंज आपस में लिए और दिए जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न आपके सामने है। पहला उदाहरण,
1 जनवरी 2006 को अमित ने सुमित को 20,000 रुपये का उधार माल बेचा। अब विद्यार्थियों, आपको यहां ध्यान देना है कि जब भी सामान बेचा या खरीदा जाता है और प्रश्न में ऐसी जानकारी पहले से ही दी हुई है, तो आपको इन सभी की एंट्री रोजनामचा मतलब जर्नल में करनी ही है। यदि प्रश्न ने क्रय विक्रय से संबंधित सूचना दी है तो आपको वह सूचना उपयोग में लानी है। जैसे इस प्रश्न में अमित ने किसी को सामान बेचा, अमित ने सुमित को सामान बेचा, तो आपको इसकी भी प्रविष्टि करनी है। अब देखते हैं प्रश्न आगे क्या कहता है। अमित ने सुमित को 20,000 रुपये का माल बेचा और 3 माह की अवधि का एक विपत्र सुमित पर लिखा। सामान बेचने वाला अर्थात अमित, खरीदने वाला अर्थात सुमित। अमित ने सुमित को सामान बेचा और एक विपत्र लिखा कि आप मुझे आज से 3 महीने बाद इस राशि का भुगतान करेंगे। सुमित ने विपत्र स्वीकार किया और अमित को वापस भेज दिया। वापस भेजने का मतलब यह है कि सुमित रजामंदी दिखाता है कि हां, वह इस विपत्र में लिखी गई राशि आज से 3 महीने बाद दे ही देगा। परिपक्वता तिथि मतलब मैच्योरिटी डेट। अब यहां आप लोगों को ध्यान देना है कि मैच्योरिटी डेट कैसे पता लगाई जाती है। जैसा कि प्रश्न ने कहा कि बिल 3 महीने की अवधि का है और बिल लिखा गया 1 जनवरी को है, तो अब आप यहां ध्यान दीजिए 3 महीने कब पूरे होंगे। 1 जनवरी को बिल बनाया गया, मतलब जनवरी पूरा समाप्त होगा 1 महीना, फरवरी पूरा समाप्त होता है 2 महीने, मार्च पूरा समाप्त होता है 3 महीने। अब 1 अप्रैल वह दिन है जब 3 महीने बीत जाते हैं, परंतु मैच्योरिटी डेट परिपक्वता कब आती है? तो यहां ध्यान दीजिए 3 महीने के बाद तिथि तो 1 अप्रैल है, लेकिन उसमें 3 दिन और आपको मुद्दत दी जाती है और वह हुई 4 अप्रैल, मतलब 4/4। 3 दिन आप हमेशा उसमें और जोड़ देंगे। इस बात का हर प्रश्न में ध्यान रखिएगा। प्रश्न को आगे बढ़ाते हैं। प्रश्न कहता है निम्न अवस्थाओं में प्रविष्टि कीजिए। और पहली अवस्था है यदि अमित परिपक्वता तिथि तक विपत्र अपने पास रखता है। कहने का मतलब मैच्योरिटी डेट तक अमित ने यह बिल अपने पास ही रखा। तो अब यहां सवाल उठता है, क्या कुछ ऐसा भी होता है कि बिल किसी और को दे दिया जाए? बिल्कुल, और वह अगली अवस्थाओं में आप सीख लेंगे। तो आम बात तो यह हुई कि हम सामान बेचते हैं, विपत्र लिखते हैं और मैच्योरिटी डेट परिपक्वता तिथि का इंतजार करते हैं ताकि हमें राशि का भुगतान हो जाए। अब आप देखिए अमित अपनी पुस्तकों में किस तरह की एंट्री करता है और सुमित किस तरह की एंट्री करता है। चलिए शुरू करते हैं 1 जनवरी को सामान की खरीद और बेच से कैसे कैसे प्रविष्टियां बनेंगी। सबसे पहले अमित की पुस्तक देखिए। अमित की पुस्तक में सबसे पहले सामान बिका, सुमित अकाउंट डेबिट, टू सेल्स, सुमित खाता नाम और विक्रय खाता से, मतलब सुमित अकाउंट डेबिट टू सेल्स। जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि आप सामान बेचेंगे तो सुमित अकाउंट डेबिट टू सेल्स। सेल्स हमेशा ही क्रेडिट होती हैं। सुमित खाता नाम
विक्रय खाते से। हमने प्रश्न में देखा कि सामान को बेचने की सूचना दी गई थी, तो हमने उसकी भी एंट्री अपनी किताबों में कर दी है। अब ध्यान दीजिए, सुमित को डेबिट करने का क्या अर्थ है? सुमित को डेबिट करने का अर्थ है कि सुमित हमारा डेटर बन चुका, परंतु अब विपत्र लिखने के बाद हम सुमित को हटाना चाहते हैं, क्योंकि डेटर अब सुमित नहीं रहेगा, सुमित हमारा एसेट नहीं रहेगा। अब वह विपत्र जो है वह हमारे पास एक तरह की कानूनी सुरक्षा है, वह विपत्र हमारे लिए एसेट बन जाएगा। प्राप्य विपत्र खाता डेबिट। सुमित एसेट नहीं रहा, एसेट कौन बन गया? विपत्र। कैसा विपत्र? प्राप्य, जिससे मुझे पैसा मिलेगा। तो सामान बेचने वाले के पास जो विपत्र होता है, जो विपत्र की कॉपी सामान बेचने वाले के हाथ में है, वह विपत्र कहलाता है प्राप्य विपत्र। बिल रिसीवेबल, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, क्योंकि अब यह मेरा एक एसेट है। और सुमित क्रेडिट, और सुमित हो जाएगा क्रेडिट। यह सब 1 जनवरी को हुआ। आपने देखा किस तरह विपत्र ने अपने आप को एसेट बनवाया और सुमित को हटाया, क्योंकि विपत्र लिखने के बाद आप सामने वाली पार्टी को अपना डेटर हटा देते हैं और विपत्र को अपना एसेट बना लेते हैं। किताबों पे फर्क कुछ नहीं पड़ा। पहले हमारा एसेट सुमित था, अब हमारा एसेट यह विपत्र है। इसलिए बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट हो गया और सुमित क्रेडिट। सुमित का खाता खत्म। अब परिपक्वता, मैच्योरिटी डेट 4 अप्रैल। इस दिन हमें पैसों की प्राप्ति होगी, इस दिन राशि प्राप्त होगी। और आप पहले ही सीख चुके हैं, जब भी पैसा आता है कैश या बैंक अकाउंट डेबिट, पैसों की प्राप्ति हो रही है तो कैश या बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। बैंक अकाउंट डेबिट। और यह पैसा किस कारण से आया? उस विपत्र के कारण। विपत्र के भरोसे जब तक आप थे, विपत्र आपका एसेट था, परंतु जैसे ही आपको विपत्र से पैसे मिल गए, अब विपत्र आपका एसेट नहीं है, तो आप विपत्र को क्रेडिट कर देंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। बैंक खाता नाम प्राप्य विपत्र खाते से 20,000 रुपये। यह अमित की किताबें पूरी हुई। अब आप देखिए इसी तरह सुमित अपनी किताबों में क्या करता है। अब देखते हैं सुमित की पुस्तकों में किस तरह से एंट्रीज की जाएगी। देखिए, सुमित ने सामान खरीदा है, परचेज। 1 जनवरी को सुमित के खातों में क्रय खाता नाम अमित के खाते से परचेज अकाउंट डेबिट टू अमित। मैं यह आपके लिए लिख दूं, परचेज अकाउंट सदा ही डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू अमित। आपने यह सामान अमित से खरीदा। देखिए, यह सुमित की किताबें हैं, सुमित ने सामान खरीदा है तो सुमित लिखेगा परचेज अकाउंट डेबिट। और सामान खरीदा गया है अमित से, तो अमित को क्रेडिट कर दिया गया, अमित को अपना क्रेडिटर मान लिया गया, अमित को अपने ऊपर लायबिलिटी मान लिया गया है, क्योंकि सामान अमित से खरीदा गया है। अब विपत्र की एक कॉपी इनके पास भी आई है। अब विपत्र की एक कॉपी जो इनके पास आई है, वह इनके लिए लायबिलिटी है।
जिस तरह अमित इनके लिए लायबिलिटी है। अब अमित लायबिलिटी नहीं रहेंगे और वह विपत्र इनके लिए लायबिलिटी हो जाएगा, क्योंकि आपने परिभाषाओं में यह सीखा कि विपत्र के धारक को भुगतान कर दिया जाता है। अब वह विपत्र सुमित के पास कोई भी लेकर आए, सुमित उसे राशि का भुगतान कर देगा। अमित का खाता डेबिट कर दिया जाएगा और दे विपत्र क्रेडिट, मतलब अमित अकाउंट डेबिट टू बिल पेबल। देखिए, अमित लायबिलिटी था तो अमित क्रेडिट हुआ, परंतु अब लायबिलिटी का नाम बिल पेबल है, तो नई लायबिलिटी क्रेडिट हो चुकी है। बिल पेबल, अमित अकाउंट डेबिट टू बिल पेबल। तो चलिए अब देखते हैं आगे क्या होता है। आगे मैच्योरिटी डेट आएगी, परिपक्वता 3 महीने 3 दिन बाद, जो है 4 अप्रैल। सुमित को भुगतान करना है, सुमित के यहां से पैसा जाने वाला है, तो इसके यहां बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा और यह लायबिलिटी जो बिल पेबल के नाम से या देय विपत्र के नाम से इसके यहां क्रेडिट पहले ही 1 जनवरी को की जा चुकी थी, यह वाली, अब यह लायबिलिटी खत्म होती है। यह लायबिलिटी खत्म हुई देय विपत्र डेबिट करके, तो एंट्री बनी बिल पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक, क्योंकि सुमित ने भुगतान कर दिया है। तो विद्यार्थियों, आपने देखा जब बिल को परिपक्वता तक बिल लिखने वाला अपने पास रखता है तो किस तरह सामान बेचने और खरीदने वाले की किताबों में प्रविष्टियां की जाती हैं। तो यह भाग सिर्फ इसी चीज को पूरा कर सकेगा। इस तरह के प्रश्न आपकी पाठ्य पुस्तक में दिए हुए हैं और आप उनका अभ्यास करें। बाकी की चीजें हम अगले भाग में करेंगे। धन्यवाद।